हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। मैं विनोद सर, कनिष्ठा कोचिंग क्लासेस से एमपी बोर्ड स्टडी जोन चैनल के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में। बेहतरीन क्वेश्चन क्लास 12th बायोलॉजी का, वो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर बेहतरीन क्वेश्चन। सेलेक्टेड क्वेश्चन है व्हाट इज एलर्जी, गिव एग्जाम्पल्स। 2022 में 2025 में पूछा वो क्वेश्चन है एलर्जी क्या है। तो देखो, हम एलर्जी की बात करें तो क्या है एक्चुअली। एलर्जी इज हाइपर सेंसिटिवनेस। एलर्जी एक हाइपर सेंसिटिवनेस है ऑफ ए पर्सन टू सम फॉरेन सब्सटेंस कमिंग इन द कॉन्टेक्ट विद और एंटरिंग इन द बॉडी। कोई फॉरेन सब्सटेंस आपकी बॉडी के संपर्क में आता है या अंदर चला जाता है, उसके प्रति आपकी बॉडी जरूर से ज्यादा रिस्पॉन्स देती है, हाइपर सेंसिटिविटी शो करती है, तब उसे हम कहते हैं एलर्जी है इनको। तो अब एलर्जी में हे फीवर जो गाजर घास से होती है वो होती है, अस्थमा जो ट्रैकिया में इन्फेक्शन होता है, किसी को डस्ट से होता है ना, किसी को किसी और चीज से एलर्जी होती है। मैं एलर्जेंस की बात करूं कि एलर्जी कॉजिंग एजेंट क्या कहलाते हैं, तो याद रखिए एलर्जी कॉजिंग एजेंट होते हैं वो एलर्जेंस कहलाते हैं। अब एलर्जेंस होते हैं वो क्या हो सकते हैं? एलर्जेंस डस्ट हो सकती है, मॉइस्चर हो सकती है, किसी को कोल्ड सीजन में होती है एलर्जी, और किसी को सनलाइट से भी एलर्जी होती है, और कुछ लेडीज होती हैं जिनको लिपस्टिक से भी एलर्जी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एलर्जेंस तो ढेर सारे हैं, इसीलिए हर किसी की इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। इसीलिए किसी एक पर्सन को यदि डस्ट से एलर्जी है तो हो सकता है कि दूसरे पर्सन को डस्ट से कोई एलर्जी ना हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। व्हाट इज ड्रग एडिक्शन? एडिक्शन मतलब आदत पड़ जाना, जिसके बिना हम काम नहीं कर पाए। तो ड्रग एडिक्शन का मतलब क्या? हैबिचुअल, आदतन, साइकोलॉजिकल, मानसिक रूप से ये हम तय कर लें कि जब हमें स्वीटी गोल्ड मिल जाएगी, राजश्री खा लेंगे, या फिर हमें सिगरेट मिल जाएगी, तब हम कहीं जाकर ये काम कर पाएंगे। तो इसका मतलब साइकोलॉजी आपकी कुछ ऐसी बन गई है। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस, कोई काम करने से पहले आपको ये लेना ही पड़ेगा। किसी भी सब्सटेंस पर ऐसी डिपेंडेंस होती है तो पर्सन को हम एडिक्शन कहते हैं, इस एडिक्ट कहते हैं, और इस कंडीशन को एडिक्शन कहते हैं। अब हम एडिक्शन के बाद में बात करें कि व्हाट इज मीन बाय मेटास्टेसिस। देखिए ये जो टर्म है वो रियलिटी में कैंसर के लिए यूज किया जाता है। जब कैंसर आपके एक बॉडी के किसी एक पार्ट से बॉडी के अदर पार्ट के अदर ऑर्गन्स में लगातार फैलती जा रही है, तब उस कंडीशन को मेटास्टेसिस कहते हैं। पैथोलॉजिकल प्रोसेस है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में ये ऑब्जर्व की जाती है। मतलब ट्यूमर मैलिग्नेंट कब कहलाता है? मैलिग्नेंट ट्यूमर का मतलब होता है कि ट्यूमर और ऐसी कैंसर कंडीशन जिसमें कैंसर की सेल आपकी पूरी बॉडी में फैल गई है, तब उसे मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। बिनाइन ट्यूमर में ये दिखाई नहीं देती। लिखा हुआ है इन दिस प्रोसेस कैंसर सेल्स स्प्रेड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, डिवाइड indefinitely to form the cluster of the cells. This cluster of cell is called tumor. यही सेलों का गुच्छा ट्यूमर कहलाता है। और इस तरह से कैंसर की सेल का लगातार फैलता रहना मेटास्टेसिस कहलाता है। ये कौन सी कंडीशन में दिखाई देगी आपको? मैलिग्नेंट ट्यूमर कंडीशन में। अगला क्वेश्चन, राइट कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया का कॉज बताना है, सिम्टम बताना है, ट्रीटमेंट बताना है। तो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन भी है इंपोर्टेंट इसके। मलेरिया इज caused by the toxins produced in the human body. ह्यूमन के अंदर कुछ टॉक्सिन्स रिलीज किए जाते हैं, मलेरियल पैरासाइट, और उस मलेरियल पैरासाइट को प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो मलेरिया किससे होता है? पैथोजन पूछा जाए, मैंने आपको कई बार बताया है, याद आपसे मलेरिया का पैथोजन पूछा जाता है तो प्लाज्मोडियम होता है, जो अमीबा कैटेगरी में आता है। इसीलिए मलेरिया इज एग्जाम्पल ऑफ अमीबिक डिसीज, ये अमीबा से होने वाली डिसीज है। तो पैथोजन क्या है? प्लाज्मोडियम। लेकिन इसका वेक्टर होता है वो एक मॉस्किटो है, जिसको आप फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉस्किटो होता है वो रियलिटी में, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है वो इस बीमारी को फैलाता है, करता नहीं है। इसका पैथोजन तो होता है वो प्लाज्मोडियम में, याद रखिए। प्लाज्मोडियम फाउंड इन द आरबीसी ऑफ इन्फेक्टेड ह्यूमन, ह्यूमन की आरबीसी में होता है। सलाइवा ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो उसकी सलाइवा में होता है। इट इज ए प्रोटोजोअन डिसीज, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। लिखा हुआ सिम्टम क्या है? तो देखो मलेरिया लगभग 90% लोगों को होता ही है। तो मलेरिया की सिम्टम आखिर क्या है? देखो फीवर आता है चिलीज एंड सीबस के साथ, इसमें ठंड लगती है, कपकपी छूटती है, एक्यूट हेडेक होता है,
नौसिया, उल्टी का मन करता है, हाई टेम्परेचर होता है 104 और 105 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास, इसमें वीकनेस होती है, एनीमिया होता है, साथ में देखा जाए तो आरबीसी टूटती है इसमें, और स्प्लीन में स्वेलिंग होती है, लीवर में स्वेलिंग होती है, ये इसके कुछ सिम्टम हुआ करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसकी खासियत क्या है, मलेरिया को पहचानने का तरीका है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फीवर बहुत हाई फाई आता है, फिर उसके बाद धीमा हो जाता है, ये इसकी पहचान है। तो ठंड दे के बुखार आता है, पूछते हैं डॉक्टर साहब मलेरिया होगा। प्रिवेंशन कैसे करें? सबसे पहले स्टेगनेंट वाटर, यदि कोई पानी का भराव हो, पानी भरता हो, उसको वहां से हटा दें रेसिडेंशियल एरिया से। दूसरी देखो, ऑल ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्किटो शुड बी डिस्ट्रॉयड, जहां भी मच्छर पनपते हो ऐसी जगह को खत्म कर दें, साफ कर दें। तीसरा है मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, मच्छर भगाने वाली, एंटी मॉस्किटो क्रीम आती है वो लगाएं, मॉस्किटो नेट मच्छर जाली आती है उसको लगाएं, मस्टर्ड ऑयल का यूज करें, जिनकी बदबू से, जिनकी स्मेल से मच्छर है उनके पास नहीं आते हैं। नेक्स्ट देखिए, लार्वा फीडिंग फिश पूछी जाती है, लार्वा फीडिंग, लार्वा जो फीमेल एनाफी मॉस्किटो होता है उनके लार्वा को खाने वाली एक फिश होती है, इसको कहते हैं गैम्बूसिया फिश, उसको उस तालाब के अंदर रिलीज कर दें, तब भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हो ही गया तो फिर क्या करें, दवाइयों का यूज करें, क्लोरोक्यून, प्रामाक्यून, एमोडायोक्यून, क्यून लिखा होगा है ना, और इन दवाओं का यूज करते हैं। क्यूनिडिन इज पॉपुलर ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, क्यूनैन से लिया गया, क्यूनैन से लिया गया एक क्यूनैन जो ड्रग आती है जिसका यूज मलेरिया के इलाज में सबसे पहले किया गया, उसको सिनकोना प्लांट की बार्क से निकाला जाता है, ये इसकी खासियत है। चलिए, बीमारी के बाद में हम पढ़ते हैं मलेरिया के बाद टाइफॉइड, ये भी अक्सर होता है। टाइफॉइड 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसको एंटेरिक फीवर कहते हैं। कॉजिंग एजेंट देखा जाए तो इसका होता है एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। पैथोजन टाइफाइड का क्या है? साल्मोनेला टाइफी है। और ये आखिर होता कैसे है? तो कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर से, मतलब वाटर दिखने भले क्लीन दिख रहा हो, साफ दिख रहा हो, लेकिन उसमें यदि साल्मोनेला टाइफी यदि बैक्टीरिया है तो इसका मतलब टाइफाइड करेगा। उसी तरह से कॉन्टामिनेटेड फूड होता है, उसमें ये बैक्टीरिया होता है, तब भी ये बीमारी होती है। सिम्टम क्या है? सिम्टम में सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, इसलिए इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन बहुत ज्यादा करता है। इससे यदि ब्लीडिंग हो रही है, हीमोरेज हो रहा है, लगातार ब्लड निकल रहा है इंटेस्टाइन से, तो उससे डेथ भी हो जाती है। याद रखिए, टाइफॉइड से डेथ भी होती है। लगातार फीवर आता है, वीकनेस होती है, इरिटेशन होती है, लगातार फीवर आना, कंटिन्यूस फीवर आना, इसका एक सिम्टम है, बहुत अच्छा सिम्टम है। चेस्ट पेन हुआ करता है, एपेटाइट यानी भूख कम लगती है, ये इसकी खासियत है। आखिर प्रिवेंशन कैसे करें? प्रॉपर हाइजेनिक कंडीशन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि इसमें वाटर है वो आप अच्छी तरह से क्लीन वाटर का यूज करें। आप बीमारी होगी या तो एंटीबायोटिक यूज करते हैं, क्लोराम्फेनिकोल। टाइफॉइड वैक्सीन का यूज करते हैं। विडाल टेस्ट ये पूछा जाता है, टाइफॉइड के डायग्नोसिस में पहचान करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करें? विडाल टेस्ट। क्लोरोमाइसिन एंटीबायोटिक है, उसका भी यूज कर लेते हैं, एंटीबायोटिक ढेर सारे हैं। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन इननेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या डिफरेंस है इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? देखो, इननेट का मतलब जो जन्म से आती इम्यूनिटी, एक्वायर्ड का मतलब जन्म लेने के बाद ये डेवलप होती है ना। तो इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है? नॉर्मल इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, आपकी बॉडी का नॉर्मल इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो काम करता है, ये स्पेसिफिक है। जैसे माहौल में रहते हैं, एसी के अंदर रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी पावर डाउन होती है, लेकिन गांव के अंदर जो बालक धूल में खेलता हुआ और सूरज की रोशनी में बड़ा हुआ है, उसको अक्सर देखा जाए तो उसकी इम्यूनिटी पावर ज्यादा होती है, इसीलिए लिखा हुआ है। ये तो नॉर्मल है, वो स्पेसिफिक है। ये इट इज फाउंड फ्रॉम द बर्थ, ये जन्म से होती है। इट इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ, जन्म लेने के बाद अर्जित होती है। नॉन स्पेसिफिक होती है, लिखा हुआ है। ऑल टाइप्स ऑफ पैथोजन के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। इट इज द सेम होती है, पैथोजन कोई सा भी लेकिन सेम होती है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रियलिटी में इट इज स्पेसिफिक होती है। मेमोरी सेल्स इसमें नहीं बनती, इसमें मेमोरी सेल्स बनती है। अगली बार आपको कोई बीमारी होगी तो पहले से आपकी बॉडी में के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए सेल बन चुकी है। नॉट डिफरेंशिएट इनटू, इसकी कोई टाइप नहीं होती कि एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी हो, इसके टाइप है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ऐसी इम्यूनिटी जिसमें आपका इम्यूनिटी सिस्टम
मतलब आपकी बॉडी की सेल ही एंटीबॉडी बना रही है, वो एक्टिव कहलाती है। और बनी बनाई वैक्सीन दी जाए, आपको टीका लगाया जाए, तो इसका मतलब आपकी बॉडी के बनाने की जरूरत नहीं है, आपको बनी हुई मिल रही है, तो पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। उसके बाद है एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, उसकी स्ट्रक्चर को हम देखें तो आखिर कैसी होगी। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। ये एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है एंटीबॉडी का दूसरा नाम। याद रखिए यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, मैं आपको बता दूं, एक एंटीबॉडी दूसरा एंटीबायोटिक, दोनों एक जैसे लगते हैं। मैं आपको बता दूं एंटीबॉडी जब कोई पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर जाता है, जैसे हम एंटीजन कहते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करने की कोशिश करता है, हमारी बॉडी अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती है, उन्हीं केमिकल्स को एंटीबॉडी कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि एंटीजन के खिलाफ जो बनते हैं एंटीबॉडी होती है। एंटीबायोटिक वे दवाइयां हुआ करती हैं जो माइक्रोब्स से बनाते हैं, और माइक्रोब्स द्वारा होने वाली बीमारियों के इलाज में यूज करते हैं, वो एंटीबायोटिक होती है। तो यहाँ पर एंटीबॉडी का ये मॉलिक्यूल है, ये बाइसेप्ड मॉलिक्यूल है। पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अंदर ऊपर वाला एरिया होता है, उसमें एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये लाइट चेन होती है, हल्की चेन है। यहाँ पर ये देखेंगे, ये हैवी चेन है, हैवी चेन नीचे तक जाती है, ये कोई हैवी चेन नीचे तक है। लाइट चेन केवल ऊपर वाले हिस्से में रहती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट केवल ऊपर वाले हिस्से में होती है। यहाँ पर एक आपको बताया कि एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिन है। एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं। ये वो इम्यूनोग्लोबुलिन का मतलब ये वो ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो इम्यूनिटी में भाग लेती है। यहाँ पर एक सिरे पर नाइट्रोजन होता है तो दूसरे सिरे पर कार्बन है। यहाँ पर एक सिरे पर नाइट्रोजन है तो दूसरे सिरे पर कार्बन होता है। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रोटीन है, प्रोटीन अमीनो एसिड से बनी होती है। अमीनो एसिड का एक एंड होता है, उस पर NH2 ग्रुप यानी नाइट्रोजन होगा, दूसरे एंड पर COOH यानी C होगा इसमें, इसीलिए यहाँ पर एक सिरे पर नाइट्रोजन दूसरे पर कार्बन। यहाँ पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ी होती है। यहाँ पर जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं सब डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, और ये एंटीबॉडी होती है, वो आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज कैंसर। टाइप्स बताने हैं, कॉज बताना है, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर भी बताना है। तो कैंसर क्या है? एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इज कॉल्ड कैंसर। असामान्य रूप से जब कोई सेल आपकी बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गन में, चाहे स्किन हो, चाहे ईयर हो, है ना, या फिर आपकी इंटेस्टाइन हो, एलिमेंट्री कैनाल में कहीं भी कोई पार्ट हो, बोन्स हो, कहीं भी कोई सेल अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन करती है जिसमें कोई कंट्रोलिंग नहीं होती, वो रियलिटी में कैंसर कॉज कर देती है। कैंसर इन्वेड करती है, फैलती है, डेस्ट्रो सराउंडिंग टिश्यू होते हैं उनको खत्म कर देती है। टाइप्स ऑफ कैंसर की बात करें तो कैंसर के जो टाइप हुआ करते हैं उनकी एक खासियत होती है। क्या खासियत है कि सबसे पहले कैंसर का टाइप कार्सिनोमा। दिस टाइप इज मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू के अंदर होता है, वो कार्सिनोमा है। जैसे लिखा हुआ है कि यूटेरस के अंदर जो सर्विक्स वाला पार्ट है वहां हो सकती है, ये ब्रेस्ट कैंसर है वहां होती है, स्किन कैंसर है वो भी इसी में आती है, ब्रेन कैंसर इसमें, लंग्स कैंसर है इसमें, स्टोमक का कैंसर भी इसी के अंदर आता है, वो कहलाता है कार्सिनोमा। दूसरा हम बात करेंगे सार्कोमा। सार्कोमा का रिलेशन होता है कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो कैंसर होती है वो है, जैसे बोन्स में हड्डियों का कैंसर, कार्टिलेज का कैंसर, टेंडन का, एडिपोइड टिश्यू मतलब है कि जिसके अंदर फैट डिपोइड होता है वो, लिम्फ टिश्यू मसल्स के अंदर, तो बोन्स और मसल्स की कैंसर किसमें आती है? सार्कोमा में। ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया मतलब ल्यूके का मतलब ल्यूकोसाइट जिसको कहते हैं WBC, और WBC जब एबनॉर्मल WBC की संख्या लगातार बढ़ती जाती तब उसे हम ब्लड कैंसर कहते हैं, ब्लड कैंसर का साइंटिफिक नेम ल्यूकेमिया होता है। ये कैंसर के टाइप्स थे। अब हम बात कर रहे हैं कॉज ऑफ द कैंसर। कैंसर का कॉज क्या है? तो ढेर सारे फैक्टर हैं जो कैंसर कॉज कर सकते हैं। याद रखिए कैंसर जिनकी वजह से होता है, कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या कहलाते हैं? कार्सिनोजेंस, ये पूछा जाता है। कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस और कार्सिनोजेनेटिक एजेंट्स। जैसे कारण पहला बीटल और टोबैको च्युइंग करते हैं तो ओरल कैंसर हो जाता है, माउथ में कैंसर होगा, तम्बाकू खाओगे, पुड़िया खाओगे, राजश्री खाओगे, स्वीटी गोल्ड खाओगे तो कैंसर के चांस है, इसीलिए उस पर लिखा रहता है सावधानी बरतिए। तम्बाकू का पाउच आता है उस पर लिखा रहता है, फोटो छपा रहता है, लेकिन फिर भी लोग दनादन खा रहे हैं आजकल। ओरल कैंसर होता है। हैवी स्मोकिंग करते हैं, जो चैन स्मोकर हुआ करते हैं, एक बीड़ी ली और फेंक दी, दूसरी फिर स्टार्ट, फिर फेंक दी, तीसरी फिर स्टार्ट, पूरे दिन भर पूरे बंडल को खत्म कर देते हैं और साथ में
जो सिगरेट पिया करते हैं वो भी ऐसा करते हैं, तो उनको लंग्स के कैंसर होने की चांस सबसे ज्यादा है। सनलाइट होती है, सनलाइट में लंबे समय तक यदि रहे तो जिनकी स्किन के अंदर मेलेनिन पिगमेंट कम हो, यानी जिनकी स्किन पर रेड पैचेज पड़ जाते हो, उनमें स्किन कैंसर के चांस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट है केमिकल्स होते हैं, जैसे कैफीन है, निकोटीन है, जो तंबाकू के अंदर आता है ना, उनकी वजह से भी कैंसर हो सकता है। अब कैंसर हो गया है तो क्या करें? सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जब कैंसर होता है तो इसका पता चलता है बहुत समय बाद, तब तक आपकी पूरी बॉडी में फैल जाता है कैंसर। फाइनल स्टेज में पता चलता है, ये सबसे बड़ी दुख की बात है। यदि शुरुआत में पता चल जाए तो इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है। अब हम बात करें कि कैंसर को कैसे ट्रीट करें, तो एक तरीका होता है सर्जरी। जहां पर कैंसर हो रही है वहां पर, जैसे स्किन कैंसर हुई, यहाँ पर सर्जरी से इसको वाले पोर्शन को कट करके हटा दें। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि आपकी बॉडी के ढेर सारे ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर सर्जरी पॉसिबल नहीं है, रिस्की होती है। जैसे एलिमेंट्री कैनाल में, स्टोमक में हो गई या कहीं भी हो गई, है ना, न्यूरॉन के अंदर, कहीं भी ब्रेन के अंदर हो गई, तो सर्जरी उसकी पॉसिबल नहीं है। सर्जरी करें तो हालत खराब हो जाएगी, तो उस समय पर सर्जरी पॉसिबल नहीं होती। फिर भी सर्जरी में लिखा हुआ रिमूवल ऑफ एंटायर कैंसरस टिश्यू, पूरे कैंसर वाले टिश्यू को हटा देते हैं। रेडियोथेरेपी, इसमें रेडिएशन का यूज करते हैं। कैंसर वाले टिश्यू को एक्सरेज या फिर अदर रेडिएशन से, जो कि पड़ोसी किसी टिश्यू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, उनसे हम रेडियोथेरेपी यूज कर लेते हैं। और एक होता है कीमोथेरेपी, इसमें एंटी कैंसर ड्रग का यूज करते हैं। और एंटी कैंसर ड्रग होती है वो क्या करती हैं, कैंसर, जो कैंसर वाली सेल जिसमें लगातार डिवीजन चल रहा है, उनकी डीएनए प्रोटेक्ट करती हैं, डीएनए सिंथेसिस को रोक देती हैं। वो नॉर्मल सेल्स पर कोई प्रभाव नहीं डालती, पड़ोसी जो सेल्स हुआ करती है उन पर कोई प्रभाव नहीं है, लेकिन कैंसर सेल पर सीधा अटैक करती है। ऐसी ड्रग्स एंटी कैंसर कहलाती हैं। तो तरीका क्या है? सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, ये तरीका होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 2020 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। इस क्वेश्चन की फिर से आने की पॉसिबिलिटी कई गुना ज्यादा है। मैं आपको बता दूं, इस बार के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये 2020 में पूछा गया, 2024 में, 2025 में नहीं आया है, 2026 के पेपर में आने की पॉसिबिलिटी है। चलिए बात करते हैं प्लाज्मोडियम, जिसको हम कहते हैं मलेरियल पैरासाइट, और प्लाज्मोडियम की ये फेज दी हुई है। देखो, मैंने कहा कि कोई मॉस्किटो है, उस मॉस्किटो की सलावा के अंदर प्लाज्मोडियम रहता है। अब ये मॉस्किटो जैसे ही आपको बाइट करेगा, जैसे ही बाइट करेगा तो ब्लड आएगा, उस ब्लड के अंदर इसकी सलावा मिक्स होगी, सलावा मिक्स हुई तो सलावा से क्या चला जाएगा? प्लाज्मोडियम। जैसे ही जाएगा तो आपके ब्लड के थ्रू ये फ्लो करेगा, और ब्लड के थ्रू जाएगा तो आपकी लीवर वाली सेल में जाएगा, ब्लड वाली सेल पर अटैक करेगा, तो ये लीवर पर अटैक करता है, तो यहाँ से ढेर सारे स्पोरोजोइट्स बनते हैं। ये डिसीज इन्फेक्शन करते हैं, फिर रिंग जैसी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, यहाँ पर ये ट्रोफोजोइट बना लेते हैं, साजोइंट बना लेते हैं, और मीरोजॉइंट्स बनाते हैं, और फिर मेल और फीमेल बनाते हैं, और फिर से ये मॉस्किटो फिर से ये ट्रांसफर हो जाते हैं। जब कोई दूसरा मॉस्किटो आगे काटेगा तो इसका मतलब आपके ब्लड से फिर ट्रांसफर हो जाएंगे, और वो जाके किसी दूसरे को काट देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रियलिटी में ये फेज लगातार चलती रहती है। इसीलिए मलेरिया का ट्रीटमेंट होता है पर्टिकुलर डोज के साथ में, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक चलता है, लेकिन आपको थोड़ा सा आराम मिलता है, अब उसको डोज को बंद कर देते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मलेरिया रिपीट क्यों होता है? मलेरिया इस वजह से रिपीट होता है क्योंकि इसमें ढेर सारी फेज होती है। थैंक यू आप सभी को, आपने जो मुझे सुना, और इस तरह से बेहतरीन लेक्चर के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।